हाय चिल्ड्रन, वेलकम टू शॉर्टकट। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 9, द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ 1857। तो 1857 की जो क्रांति थी उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं। नेशनलिज्म emerged in India due to not only the arrival of Europeans but also their behavior and policies। अब अंग्रेज लोग जो भारत आए, यूरोपियंस की बात कर रहे हैं, उनके आने से ही नहीं बल्कि उनका बिहेवियर, उनकी जो पॉलिसीज़, उनकी जो हमारे लिए उन्होंने जो योजनाएं बनाई, इस कारण से भारतीय लोगों के अंदर नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद जागा। और इसी कारण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक घटना घटी जो कि 1857 में घटी थी, और जो फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति और उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। तो रीजंस फॉर द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 की 1857 की क्रांति जो हुई उसके कारण क्या थे, वो क्यों हुई, उसके लिए हम यहाँ शुरू करते हैं। पहले पढ़ें तो सबसे पहले जो मेन रीजन यहाँ पर बताया गया वो है डिससेटिस्फेक्शन अमंग द पीपल ऑफ इंडिया। भारत के जो लोग थे वो अंग्रेज़ों से इतने ज़्यादा खफा थे, इतने ज़्यादा वो दुखी थे कि हम अंग्रेज़ों से किसी भी प्रकार से छुटकारा पाने के लिए तैयार थे। अब रीज़न क्या था इस डिससेटिस्फेक्शन का? वो था अंग्रेज़ों की सप्रेसिव पॉलिसीज़, यानी कि अंग्रेज़ों की जो पॉलिसीज़ थी, जो योजनाएं वो हमारे लिए बनाते थे ना। जैसे आपने देखा होगा डांडी मार्च किया गया था बिकॉज ऑफ सॉल्ट लॉ। अंग्रेज़ों ने सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगा दिया था, तो हमारी जो लोकल हमारे जो कारीगर थे, जो हैंडीक्राफ्ट जो वर्कर्स थे, उनकी बनाई चीज़ों पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया था, जबकि विदेशों से आने वाली चीज़ों को टैक्स फ्री कर दिया गया। तो ऐसी पॉलिसीज अंग्रेज़ों ने बनाई जिससे भारतीय लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तो इसी कारण से, यानी कि डिससेटिस्फैक्शन, ये जो विरोध था उनका, ये जो उनकी जो एक डिससेटिस्फैक्शन, जो वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे, बिल्कुल भी पूरे तरीके से अंग्रेज़ों की पॉलिसीज से बिल्कुल भी वो खुश नहीं थे। इसी कारण से अंग्रेज़ों के खिलाफ हमने 1857 की क्रांति शुरू की। तो इसमें जो एक रीज़न दिया गया है सोशल एंड रिलीजियस रीज़न, सामाजिक और धार्मिक कारण, वो क्या था देखते हैं। अंग्रेज़ों की जो सोशल रिफॉर्म की पॉलिसी थी, यानी कि वो हमारे समाज के अंदर बदलाव करना चाहते थे। बहुत सारी उन्होंने, आपको पता है कि हमारी जो कुरीतियाँ थी, जैसे कि सती प्रथा को बैन किया, विडो रीमैरिज को उन्होंने मतलब और ज़्यादा प्रमोट किया। तो ऐसी जो पॉलिसीज़ थी, वो ऐसा फील कर रहे थे हमारे लोग कि ये जो पॉलिसीज़ हैं ये हमारे कल्चर को किसी दिन ख़त्म कर देंगे। यानी कि हमारे लोग जो थे इन सब से इनसिक्योर फील करने लगे, बहुत ज़्यादा सस्पिशियस, बहुत ज़्यादा हमें शक होने लगा उनके ऊपर कि ये लगभग हमारे सब भारतीय लोगों को ये क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। और लोगों को ये कम्प्लीटली इस बात का विश्वास हो गया कि अंग्रेज़ जो है वो हमारे कल्चर को ख़त्म करके क्रिश्चियनिटी फैलाना चाहते हैं और हमारे कल्चर को, हमारे धर्म को बिल्कुल ही ख़त्म कर देना चाहते हैं। और लोग ऐसा भी मानते थे कि हमारा जो सोशल सिस्टम है वो धीरे धीरे अंग्रेज़ों के अंडर आता जा रहा है। जैसे कि अंग्रेज़ों ने यहाँ पर रेलवे लाइन बिछा दी थी, फिर जेल्स जो थी हमारी, फिर मिलिट्री थी, सब अंग्रेज़ों के हाथ में थी। और बहुत ज़्यादा लोग, बहुत बड़े तबके के लोग जो थे हमारी सोसाइटी के अंदर, वो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग के थे उस समय। ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है प्राचीन सोच के, बहुत ही पुरानी सोच के थे, पुराने ख्यालात के थे। तो जब नए नए चेंजेस आने लगे, जब बदलाव आने लगा, तो वो लोग डिससेटिस्फाइड होने लगे। अब जैसे कि हम बात करें आज के बुजुर्गों की, बात करें प्रेजेंट टाइम की, देखते हैं अगर एग्जांपल दो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग का आपको, तो जैसे आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं या बुजुर्ग जो हैं घरों में, जब आप इंग्लिश पढ़ते हो या अंग्रेज़ी चीज़ें पढ़ते हो या जो कुछ भी आप टीवी में देखते हो, तो हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो बिल्कुल भी उस बात से खुश नहीं होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बेफिजूल की चीज़ें हैं। जबकि हम देखने जाएँ तो कि अंग्रेज़ी आज हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, इट इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। लेकिन उनके लिए बात करें तो उनको क्या लगता है? उनको लगता है कि ये बेफिजूल की बातें हैं, यानी कि भारत में रहकर हमें सिर्फ हमारी संस्कृत आनी चाहिए और जो भारतीय भाषाएं हैं वो आनी चाहिए, लेकिन अंग्रेज़ी से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। लेकिन आज के टाइम के हिसाब से देखें कि हमें वो भी आनी चाहिए। तो ये ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग आज भी उन लोगों की है। इस कारण से बहुत सारे लोगों ने फ्रीडम मूवमेंट को ज्वाइन किया, जो फ्रीडम स्ट्रगल शुरू किया गया अंग्रेज़ों के खिलाफ, इसको बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया। इकोनॉमिक रीजंस की बात करते हैं तो अंग्रेज जो थे वो इंग्लैंड को किसी भी कीमत पे प्रॉस्पर करना चाहते, यानी कि अंग्रेज जो थे वो भारत को लूट कर या कुछ भी उनको करना पड़े, लेकिन उनका एक ही मोटिव था, इंग्लैंड, उनका जो राष्ट्र था, उनका जो देश था ब्रिटेन, उसको वो और ज़्यादा समृद्ध और ज़्यादा अमीर बनाना चाहते थे।
इस कारण से हमारे जो ज़्यादातर सेक्शन के लोग थे, भारतीय सोसाइटी के ज़्यादातर लोग थे, वो सफ़र करने लगे। लैंडलॉर्ड्स, पीजेंट्स, ये सब अपने लैंड्स को खो चुके थे। यानी कि हमारे जो यहाँ के बड़े बड़े ज़मींदार, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है ना, तो यहाँ के जो बड़े बड़े ज़मींदार थे, और पीजेंट्स, पीजेंट्स मतलब होता है फार्मर्स, जो किसान होते हैं उनको पीजेंट्स कहा जाता है। तो छोटे बड़े किसान, लैंडलॉर्ड्स, ये सब अपना लैंड जो था वो गंवा चुके थे। इनकी जो ज़मीनें थी वो अंग्रेज़ हड़प चुके थे। इसी कारण से ये डिससेटिस्फाइड थे, और इन्होंने भी इस रिवोल्यूशन में, इस रिवोल्ट में हिस्सा लिया। तो हमने यहाँ पढ़ा सोशल, रिलीजियस रीजंस और इकोनॉमिक रीजंस के बारे में। अब हम देखते हैं पॉलिटिकल रीजंस। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने दीवानी राइट्स, आपको पता ना टैक्स कलेक्ट करने की जो राइट्स होती हैं, यानी कि राइट मतलब अधिकार, टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार जो था वो इन्होंने ले लिया था, जीत लिया था बैटल ऑफ बक्सर के बाद। बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी जो हुई थी, इन दोनों युद्धों में अंग्रेज़ जो थे, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो विजयी रही, जिस कारण से हमारा जो बंगाल, जो कि उस समय का सबसे बड़ा प्रोविंस था, वहाँ पर अंग्रेज़ों ने टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार इन्होंने पा लिया था। इसके बाद अंग्रेज़ों ने कुछ और पॉलिसीज़ अपनाई, बहुत ही ज़बरदस्त पॉलिसीज़, एग्रेसिव पॉलिसीज़ अपनाई, जैसे जिससे अपने राज्य को बढ़ा सकें, जैसे कि सब्सिडी अलायंस सिस्टम, जिसके बारे में आप 9th स्टैंडर्ड में आकर पढ़ेंगे। सब्सिडी अलायंस सिस्टम क्या है? अंग्रेज़ों ने एक ऐसी पॉलिसी बनाई जिसमें अंग्रेज़ों ने अपनी आर्मी बनाई और लोगों को ये लालच दिया कि हमारी आर्मी आपको प्रोटेक्ट करेगी किसी भी फॉरेन अटैक से। अब कोई भी राजा अगर सब्सिडी अलायंस को फॉलो करता है, उसको लेता है, तो अंग्रेज़ों की आर्मी उस राजा को प्रोटेक्ट करेगी दूसरे राजाओं से। लेकिन इसकी कुछ शर्तें भी थी। पहली शर्त ये थी कि जो आर्मी है, उस आर्मी का पूरा खर्चा राजा को देना पड़ेगा। अभी मेरी आर्मी है तो उसका खर्चा दूसरा राजा दे रहा है। दूसरा, आप बिना परमिशन के दूसरे से युद्ध नहीं लड़ सकते हैं। तीसरा, आपके राज्य के अंदर एक अंग्रेज़ अधिकारी होना चाहिए। और चौथा, किसी भी दूसरे राज्य का कोई भी व्यक्ति आपके इसमें नहीं होगा। अगर आप पैसा, या तो आप हमारी जो आर्मी है उसको पैसा दो, उनकी पगार दो, उनको खाना पीना पूरी देख रेख उनकी करो, या फिर अगर आपके पैसे की कमी है तो आप उतना लैंड, उतनी ज़मीन अंग्रेज़ों को बदले में दे दो। तो ये ऐसी ऐसी पॉलिसीज उन्होंने बनाई। जैसे कि एक और पॉलिसी यहाँ पर दी गई, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन और मेयर डिप्लोमेसी। यानी कि बहुत सारी इन्होंने अपनी शातिरता से, यानी कि अपने दिमाग से इन्होंने ऐसी ऐसी पॉलिसीज बनाई जिससे भारतीय लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सके, और धीरे धीरे भारत पे पूरे पे इनका कब्जा हो गया। जैसे कि पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन में क्या किया था कि जैसे जिन राजाओं के पास उत्तराधिकारी नहीं था, यानी कि बेटा नहीं था, यानी कि उनका बेटा या उत्तराधिकारी नहीं था, तो वो राज्य जो था वो अंग्रेज़ों की झोली में चला जाता था। अब लक्ष्मीबाई जो थी, रानी लक्ष्मीबाई, राजा कुंवर सिंह ऑफ बिहार, ये वो लोग थे जो इन पॉलिसीज से शिकार हुए थे। तो इन लोगों ने बड़े बढ़ चढ़कर इस विद्रोह का, इस रिवॉल्ट का, इस क्रांति का हिस्सा इन्होंने इसमें हिस्सा लिया। इसके अलावा जो लैंडलॉर्ड्स और पीजर्स, जो किसान और बड़े बड़े ज़मींदार थे, उन लोगों ने भी इस जो रेवोल्यूशन को, इस क्रांति को, इस विद्रोह को ज्वाइन किया। तो ये हमने रीजंस पढ़े। आगे है मिलिट्री रीजन। अब बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर पार्ट है वो ये है कि मिलिट्री रीजन उस समय कौन से थे। तो उस समय जो ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे वो काफ़ी कम थे भारत के अंदर, और इंडियन सोल्जर्स जो थे वो लगभग काफ़ी ज़्यादा होते थे, क्योंकि अंग्रेज़ जो थे, हमारे यहाँ थे, आबादी वैसे भी काफ़ी थी कंपैरेटिवली ब्रिटेन से, तो अंग्रेज़ जो थे वो काफ़ी कम थे। तो रेशियो की बात करें तो 6:1 था हमारी मिलिट्री के अंदर, कि 6 अगर इंडियन सोल्जर थे तो ब्रिटिश सोल्जर काफ़ी कम थे। तो ऊंची पोस्ट जो होती थी, जो हायर पोस्ट होती थी, वो मिलिट्री में अंग्रेज़ों को दी जाती थी, और जो लोग जैसे कि लड़ने वाले सोल्जर्स जो होते थे वो भारतीय लोगों को पोस्ट दी जाती थी, और इनके बीच में बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता। जैसे अगर बात करें हम, आपने देखा होगा अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की, जिसमें केसरी में आपने देखा होगा किस प्रकार से हमारे कुछ इंडियन सैनिक जो होते हैं वो ब्रिटिश चौकी को, ब्रिटिश जो रूल के अंडर में वो काम करते हुए, वो किस प्रकार से उनके साथ बिहेव किया जाता है, और किस प्रकार से वो अंग्रेज़ों की लिए वो अफगानों से भी लड़ जाते हैं। तो ऐसी हमें पता लगता है इन चीज़ों से कि किस प्रकार से अंग्रेज़ जो थे वो भारतीयों के साथ भेदभाव करते थे। अब इनकी सैलरीज़ के अंदर भी बहुत डिफरेंस होता था, बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। इंडियन फुट सोल्जर, जो पैदल लड़ने वाले जो सैनिक होते थे भारतीय, उनको 7 रुपये दिए जाते थे। कितने रुपए उनकी पगार होती थी? 7 रुपये। जबकि ब्रिटिश सोल्जर जो होते थे उनकी 150 रुपये पगार होती थी पर मंथ। देखिए कितना फ़र्क है, ये 7 रुपये और ये 150 रुपये। ब्रिटिश सोल्जर्स जो होते थे उनको इंडियन सोल्जर्स से ऊंची पोस्ट दी जाती थी, और उनको ऊंचा समझा जाता था, और इंडियन सोल्जर्स को लो रखा जाता था, काफ़ी नीचे पद पे रखा जाता था। और भारतीय सोल्जर्स जो थे
वो रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन, यानी कि उस समय हमारे जो रिलीजन ये बोलता था कि आपको समंदर पार करके किसी और देश में जाना अपशगुन माना जाता था उस समय। तो भारतीय सोल्जर्स जो होते थे उनको सी क्रॉस करने का बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता था, वो सी को क्रॉस करके दूसरे देश में नहीं जा सकते थे। और अगर कोई ऐसा करता था तो उसको आउटकास्ट यानी कि अपनी कास्ट से निकाल दिया जाता था, यानी कि उसको अपने समाज से ठुकरा दिया जाता। तो ये बहुत ही प्राचीन सोच थी हमारे लोगों की कि अगर कोई व्यक्ति उस समय समंदर पार करके, कि उस समय जहाज़ वगैरह नहीं होते थे, एरोप्लेन्स वगैरह, तो इसलिए शिप के द्वारा ही एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता था। अगर कोई व्यक्ति शिप से मतलब दूसरे देश में चला गया तो उसको कास्ट से निकाल दिया जाता था। तो इस सिस्टम के बावजूद भारतीय सोल्जर्स, अब अंग्रेज़ों को पता था कि ऐसा हमारे समाज के अंदर प्रेवलेंट है, ये हमारी जो प्रथा है, तो ऐसे में भारतीय सोल्जर्स को बॉर्डर क्रॉस करके यानी कि सीज क्रॉस करके दूसरे देशों में युद्ध लड़ने के लिए भी भेजा जाता था इंग्लैंड की तरफ से। तो इस तरीके से भारतीय लोगों को ये लगता था, भारतीय सोल्जर्स को ये लगता था कि हमारा जो रिलीजन है वो भी दाव पे लगा हुआ है, यानी कि हम जब वहाँ जाएंगे तो हम इस तरीके से हमारे रिलीजन का अपमान कर रहे हैं और इस तरीके से हमें हमारे समाज से निकाल दिया जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो हर एक व्यक्ति था, हमारी जो आर्मी थी, सोल्जर थे, वो काफ़ी ज़्यादा नाखुश थे, काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर एक विरोध, एक विद्रोह की भावना पहले से जागृत हो चुकी थी अंग्रेज़ों के खिलाफ। अब ये तो हमने रीजंस पढ़े। अब हम देखते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही खास चीज़ जो कि रिलेटेड टू आर्मी है, जिसको हम इमीडिएट रीज़न के रूप में भी जानते हैं। इमीडिएट रीज़न, अब इमीडिएट रीज़न में क्या हुआ? अब हुआ यूँ कि 1857 की क्रांति जब शुरू हुई, उसकी शुरुआत का कारण बनी एक नई राइफल जिसको नाम दिया गया था एनफील्ड राइफल, जो आज हम इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन 1857 की जनवरी में एक नई राइफल हमारी आर्मी को दी गई, जिस राइफल का नाम था एनफील्ड राइफल। और जो एनफील्ड राइफल इंडियन आर्मी में इंट्रोड्यूस की गई, इसके अंदर जो कार्ट्रिज डाली जाती थी, कार्ट्रिज मतलब इसके अंदर जो गोलियां डाली जाती थी, जो कारतूस डाले जाते थे, उसको पहले डालने से पहले मुंह से छीलना पड़ता था। कैसे छीलना पड़ता था? मुंह से छीलना पड़ता था। और इस कार्ट्रिज को ग्रीस दी जाती थी, किस चीज़ से? फैट ऑफ काउ एंड पिग, गाय और सुअर के चर्बी से इसको ग्रीस दी जाती थी। चर्बी समझते हो ना आप? चर्बी मतलब जैसे कोई फैट, घी जो होता है वो चर्बी है एक तरह की। तो जो ये कार्ट्रिज, जो ये गोलियां डाली जाती, जो कारतूस डाले जाते थे बंदूक के अंदर, उस राइफल के अंदर, उनको लगाने से पहले मुंह से छीलना पड़ता था। और इसके अंदर जो ग्रीसिंग का काम किया जाता था इन कार्ट्रिजेस के अंदर, वो की जाती थी काऊ और पिग की चर्बी से, फैट से। और हिंदूज जो हैं वो गाय को माता की तरह पूजते हैं, और मुस्लिम्स जो हैं वो पॉक मतलब होता है सुअर का मांस। तो मुस्लिम भाई जो होते हैं हमारे, वो पॉक यानी कि सुअर को बहुत ख़राब मानते हैं, सुअर का मीट बिल्कुल नहीं वो टच करते, ना उसको देखना पसंद करते। वैसे ही हमारे हिंदू भाइयों के लिए गाय जो है वो माता समान है। अब यहाँ पर अंग्रेज़ों ने दोनों ही रिलीजन का अपमान किया, देखिए। तो ऐसे में जब अंग्रेज़ों ने ऐसा किया बिना हमें बताए, तो इस तरीके से हमारे सोल्जर्स को, भले वो हिंदू थे या मुस्लिम थे, उनको लगा कि ये हमारे रिलीजन का अपमान किया जा रहा है। तो इस कारण से काफ़ी कंप्लेंट्स भी की गई इस रिगार्ड्स में, लेकिन कोई सेटिस्फैक्ट्री उत्तर अंग्रेज़ों की तरफ से नहीं मिला। तो इस कारण से 19th बटालियन ऑफ बैरकपुर की 19वीं बटालियन जो थी, उसने सबसे पहली बार रिफ्यूज़ किया, यानी कि मना कर दिया इस कार्ट्रिज को यूज़ करने से। उन्होंने कहा कि हम इस कार्ट्रिज को यूज़ नहीं करेंगे। इस कारण से पूरी जो बटालियन थी उसको डिसबैंड कर दिया गया, इस बटालियन को खारिज कर दिया गया। तो जो मंगल पांडे के रूप में, आप एक मूवी भी हमारे देश में बन चुकी है, मंगल पांडे, तो वो जो मूवी है वो इसी तरीके से बनाई गई है कि किस प्रकार से मंगल पांडे, जो कि आमिर खान ने रोल निभाया है, सबसे पहले जो वो शहीद बने थे हमारे 1857 की क्रांति के, उन्होंने सबसे पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और उस राइफल को यूज़ करने से मना कर दिया था। अब आगे हमारा टॉपिक है प्लानिंग ऑफ द रिवॉल्ट एंड मंगल पांडे। मंगल पांडे के बारे में देखते हैं। तो प्लानिंग कैसे की गई? ऐसा डिसाइड किया गया ये जो रिवॉल्ट है, ये जो विद्रोह है, ये पूरे देश में चलाया जाएगा, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ा जाएगा। ये शुरू किया जाएगा 31 मई 1857 को। तो यहाँ पर जो लीडर्स थे, जो हमारे जो लीडर्स जिन्होंने इस विद्रोह में हमें गाइड किया, वो थे नाना साहेब पेशवा, बहादुर शाह जफर, कुंवर सिंह और नवाब ऑफ अवध। इन सब ने हाथ मिलाया, ये सब आपस में मिल गए। और इसके साथ तात्या टोपे, जो कि बहुत ही अच्छे मिलिट्री कमांडर थे, उनको भी साथ में लिया गया। फिर रंगो बापूजी, एक प्लानर जो कि बहुत ही अच्छी प्लानिंग बनाते थे। अजीमुल्ला खान, एक लॉयर थे, जो कि एक लॉयर थे।
और एक जर्नलिस्ट भी थे, इनको भी इस विद्रोह में शामिल किया गया। लोटस एंड रोटी, लोटस यानी कि जो कमल का फूल है वो, और रोटी, इसको सिंबल रखा गया टू जॉइन द रिवोल्ट फॉर द सिविलियंस एंड द सोल्जर्स रिस्पेक्टिवली। तो लोटस और रोटी जो कि सिंबल्स थे कि कोई भी सिविलियन अगर ज्वाइन करना चाहता है, कोई सोल्जर ज्वाइन करना चाहता है, तो ये सिंबल्स के द्वारा वो ज्वाइन कर सकता है। ये सिंबल्स पूरे देश के अंदर चलाए गए, यानी कि सर्कुलेट किए गए पूरे देश के अंदर, इन सिंबल्स को भेजा गया। बार्ड्स, हिंदूज एंड मुस्लिम प्रीस्ट, औलियाज एंड मैसेंजर्स प्लेड देयर पार्ट इन स्प्रेडिंग द वर्ड अबाउट द रिवॉल्ट। तो ये जो कम्युनिटी के लोग थे, बार्ड्स, हिंदू, मुस्लिम प्रीस्ट, यानी कि हमारे जो भी लोग इसमें मदद कर सकते हैं, इन सब लोगों ने इस रेवोल्यूशन को बढ़ावा देने में बहुत ज़्यादा मदद की, ताकि देश के कोने कोने में फैल सके। मंगल पांडे जो थे, उन्होंने इस कार्ट्रिज को यूज़ करने से मना कर दिया, क्योंकि इसके अंदर गाय और पिग यानी कि सुअर की चर्बी का उपयोग किया गया। इस कारण से ये जो रिवॉल्ट थी, ये फिक्स्ड समय से पहले ही शुरू हो गई। अब देखिए, समय रखा गया था अलग, प्लानिंग जो थी वो अलग समय की थी, लेकिन मंगल पांडे ने पहले ही मना कर दिया इसको यूज़ करने से। तो इस तरीके से जो प्लान जो था ये थोड़ा बिगड़ गया, डिसरप्ट हो गया। और ऑब्वियसली जब प्लानिंग से बाहर जाकर कुछ होता है तो उसमें हमें कामयाबी मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर फिक्स डेट से पहले ये हो गया था, इस कारण से जो ऑब्जेक्टिव था, हमारा जो मोटिव था, हमारा जो एम था, वो क्या था, आज़ादी पाना, वो हमें नहीं मिल पाया, क्योंकि प्लानिंग से पहले ही ये सब शुरू हो गया। मंगल पांडे, जिनके बारे में थोड़ा जानते हैं, वो एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए थे, नागवा विलेज उत्तर प्रदेश में, और उन्होंने ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन की एक सोल्जर के तौर पे। उनकी सैलरी थी 7 रुपये प्रति महीना। द इंडियन सोल्जर्स हु हैड अग्रीड टू रिवॉल्ट वांटेड टू वेट टिल 31 मई। अब सोल्जर्स जिन्होंने इस रिवॉल्ट को यानी कि इस विद्रोह को ज्वाइन किया था, वो चाहते थे 31 मई तक वेट करना, जबकि 26 साल के जो मंगल पांडे थे वो तब तक वेट करने को तैयार नहीं थे। अब हमारे जो बहुत सारे सोल्जर्स ने भी ज्वाइन किया था ये विद्रोह, लेकिन वो सब वेट करने को तैयार थे, लेकिन मंगल पांडे ऐसे व्यक्ति थे जिनकी उम्र 26 साल थी उस समय, उन्होंने वेट करने से मना कर दिया, और उन्होंने इस राइफल का उपयोग करने से जवाब दे दिया, मना कर दिया, और ब्रिटिश ऑफिसर्स को चैलेंज किया। सार्जेंट मेजर ह्यूसन ऑर्डर टू अरेस्ट हिम, बट मंगल पांडे शॉट हिम। सार्जेंट मेजर ह्यूसन जो थे, उन्होंने ऑर्डर दिया कि मंगल पांडे को अरेस्ट किया जाए, लेकिन मंगल पांडे ने उसको गोली मार दी। ही डिफीटेड अनदर ब्रिटिश ऑफिसर टू, और एक और ब्रिटिश ऑफिसर जो था उनको पकड़ने आया, उसको भी इन्होंने हरा दिया, उसको भी इन्होंने मार डाला। द इंडियन सोल्जर्स रिफ्यूज टू अरेस्ट मंगल पांडे। अब इंडियन सोल्जर्स जो थे, भारतीय जो सोल्जर थे, उन्होंने मंगल पांडे को पकड़ने से, अरेस्ट करने से मना कर दिया, कि मंगल पांडे कौन था, एक ब्राह्मण था, और ब्राह्मण जो है उनको एक बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया जाता है हमारे समाज में। जब अंग्रेज सैनिकों ने उसको घेर लिया, मंगल पांडे को जब घेर लिया अंग्रेज सैनिकों ने, तो मंगल पांडे ने अपनी ही राइफल से खुद को गोली मार ली। अब ब्लीडिंग मंगल पांडे वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल। अब खून बह रहा था मंगल पांडे की बॉडी से, और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन ब्रिटिश जो थे वो चाहते थे कि ये जीवित बच जाएं, और इनसे पूरी जो इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू दिस प्लानिंग, ये सब हासिल कर ली जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मिलिट्री कोर्ट प्रिटेंडेड टू रन अ केस अगेंस्ट मंगल पांडे ऑन 6 अप्रैल 1857। द एंटायर प्रोसीडिंग वाज इन इंग्लिश। He was sentenced to death at the end, but he did not divulge any information regarding the revolt to the British. अब मिलिट्री कोड जो था, अब हॉस्पिटल में मंगल पांडे को बचा लिया गया, और उनके खिलाफ एक केस चलाया गया मिलिट्री कोर्ट के अंदर 6 अप्रैल 1857 को, और इसकी पूरी जो हियरिंग थी, यानी कि पूरा जो केस था इंग्लिश में चलाया गया, इसकी पूरी सुनवाई और जो कुछ भी था वो सब इंग्लिश में हुआ, और अंत में मंगल पांडे को मौत की सज़ा सुनाई गई। लेकिन मंगल पांडे ने कोई भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस फ्रीडम स्ट्रगल, ये जो स्ट्रगल होने वाला था, जो क्रांति होने वाली थी, इससे रिलेटेड कोई भी बात अंग्रेज़ों को नहीं बताई। तो इस प्रकार जो मंगल पांडे थे, उन्होंने कोई भी बात रिलेटेड टू द स्ट्रगल ये न बोलकर हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल को एक नई ऊंचाइयों पर ले गए, और हमको इंस्पायर किया कि किस प्रकार से हम देश के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने से ना पीछे हटें। और इनको 5:30 बजे सुबह 8 अप्रैल को हैंग कर दिया गया, यानी कि इनको फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिया गया। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट मार्टियर बने 1857 की क्रांति के। अभी जो मैप आप देख रहे हैं, इसके अंदर देख सकते हैं आप कि किन किन जगहों पर जो क्रांति जो थी वो होनी थी।
और ये देखिए आप यहाँ पर ये लिमिटेड एरियाज है, देखिए यहाँ पर कुछ एरियाज हैं और बाकी ये नॉर्दर्न पार्ट और मिड ईस्टर्न पार्ट है, बाकी जो अदर पार्ट्स है वहाँ पर ज़्यादा हमें कहीं भी रेवोल्यूशन देखने को नहीं मिली। अगला टॉपिक हमारा स्प्रेड ऑफ द रिवॉल्ट एंड इट्स लीडर्स। अब लीडर्स के बारे में देखते हैं। दिल्ली एंड बहादुर शाह जफर। द सोल्जर्स रीच्ड दिल्ली फ्रॉम मेरठ। मेरठ से जो सोल्जर्स थे वो दिल्ली पहुंचे सुबह 11 मई को, और भारतीय सोल्जर्स की मदद से वो दिल्ली को कैप्चर कर सके, यानी कि दिल्ली पे कब्जा कर सकें। लेकिन उन्होंने 80 साल के जो मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर, उनको अपने साथ मिला लिया, उनको एक्सेप्ट करवा दिया और उनकी लीडरशिप जो थी उसको मतलब उनको राज़ी कर लिया इसमें हमारी लीडरशिप करने के लिए। और जब ये जो न्यूज़ थी ये जब सब रेवोल्यूशनरीज तक पहुंची तो इससे इस रेवोल्यूशन को एक नया आयाम मिला, एक नया इनको और चेहरा मिला। कानपुर और नाना साहब की बात करते हैं। कानपुर जो था वहाँ पर 4 जून 1857 को क्रांति शुरू हुई। नाना साहब पेशवा जो थे उनसे कहा गया लीडरशिप लेने के लिए, और इसके बावजूद उनको सरेंडर करना पड़ा। ऑल्दो वो काफ़ी एक अच्छे जो नेता थे, एक अच्छे लीडर थे, लेकिन इसके बावजूद दे हैड टू सरेंडर टू द ब्रिटिशर्स फॉलोइंग एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। उनकी लीडरशिप में लड़ते हुए कई दिन निकल गए, लेकिन फिर खाने पीने की कमी होने लगी। अंग्रेज़ों ने जो खाना पीना था वो पहुंचना इन तक बंद कर दिया वो रास्ते को। इस कारण से लगभग 22 दिन तक ये बिना खाने पानी के लड़ते रहे, डटे रहे, लेकिन अंत में इनको हार माननी पड़ी। बिहार और कुंवर सिंह के बारे में देखते हैं। पटना एंड जगदीशपुर वर द मेन सेंटर्स ऑफ द रिवॉल्ट इन बिहार। बिहार के अंदर 2 ही जो मेन सेंटर थे वो थे पटना और जगदीशपुर। और कुंवर सिंह जो कि एक 70 साल के बुजुर्ग लैंडलॉर्ड थे, वो इस क्रांति में उस एरिया की लीडरशिप कर रहे थे। वो बड़ी ही बहादुरी से लड़े। उन्होंने बैटल के दौरान उनके हाथ पे गोली लगी, ही गॉट शॉट इन हिज आर्म, उनके हाथ में गोली लगी। और इस पॉइजन को, आपको पता है जब गोली लग जाए तो पूरा जहर बॉडी में फैल जाता है, तो पूरे बॉडी में जहर ना फैले इससे बचने के लिए उन्होंने अपने हाथ को ही काट दिया और उसे गंगा नदी को समर्पित कर दिया, गंगा नदी में बहा दिया। और कुंवर सिंह ने जगदीशपुर को अंग्रेज़ों के कंट्रोल से छुड़ा दिया अपनी मौत से पहले। यानी जो कुंवर सिंह थे वो शहीद हुए उससे पहले उन्होंने जगदीशपुर को अंग्रेज़ों के चंगुल से छुड़वा लिया। अब हम देखते हैं झांसी और रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। द क्वीन ऑफ झांसी लक्ष्मीबाई वो एक बहुत ही अच्छी योद्धा थी। ब्रिटिशर्स जो थे, आप रानी झांसी के बारे में जानते ही होंगे कि किस प्रकार से उनका कोई पुत्र नहीं था, लेकिन उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया था, लेकिन अंग्रेज़ों ने उनके एडॉप्टेड सन को गद्दी पे बिठाने से मना कर दिया, यानी कि उनके एडॉप्टेड सन को उत्तराधिकारी मानने से अंग्रेज़ों ने मना कर दिया। इसी रीज़न से रानी लक्ष्मीबाई ने भी इस रेवोल्यूशन को ज्वाइन किया, और वो एक बहुत ही कुशल, बहुत ही स्किलफुल लीडर थी। उन्होंने एक वुमेन आर्मी भी तैयार की थी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए, और इनकी जो वुमेन आर्मी थी वो बहुत ही बहादुरी से लड़े। अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश ऑफिशियल्स, क्वीन लक्ष्मीबाई वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वुमेन लीडर्स इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो अंग्रेज़ों के खुद की जुबानी ये कहा गया है कि एक बहुत ही कुशल, एक ग्रेटेस्ट वुमेन लीडर थी रानी लक्ष्मीबाई। अब आगे टॉपिक है हमारा अ ब्रेव आर्मी कमांडर तात्या टोपे। नाना साहेब पेशवा हैड मेड तात्या टोपे द कमांडर ऑफ द आर्मी एट कानपुर। तो कानपुर में कमांडर जो आर्मी का बनाए गए थे वो थे तात्या टोपे। सून ही बिकेम हिज ट्रस्टेड कमांडर। जल्द ही वो बहुत ही ज़्यादा एक उनके ट्रस्टेड पर्सन बन गए। ही स्किलफुली फॉट टू फ्री कानपुर, प्लेइंग द रोल ऑफ कमांडर फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ। तो पहली बार इन्होंने कानपुर को फ्री करवाने के लिए कमांडर इन चीफ के रोल में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फॉर द नेक्स्ट 2 years ही प्लेड अ मेजर रोल इन द रिवॉल्ट अक्रॉस द कंट्री। अगले 2 साल इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया पूरे देश के अंदर इस विद्रोह को आगे बढ़ाने में। नो वन इन हिज टाइम हैड फॉट एज मेनी बैटल्स एज ही डिड। जितनी लड़ाइयाँ इन्होंने लड़ी थी, इतनी लड़ाइयाँ उनके समय में किसी अन्य व्यक्ति ने नहीं लड़ी थी। Soldiers from different parts of India had joined the revolt. From North India, Bareilly, Banaras, Allahabad, Agra, Azamgarh and Gorakhpur had joined. Ajmer, Nasirabad and Abu from Rajputana and Gwalior, Mandsaur, Indore and Dhar from the central India participated in the revolt. Satara, Kolhapur, Sawantwadi, Nargad, Dharwad etc. became active in south. However, these centers were scattered. अब यहाँ पर बताया गया कि अलग अलग पार्ट्स, भारत के अलग अलग हिस्सों में से लोगों ने इस रेवोल्यूशन को ज्वाइन किया। जो कि हमने पीछे मैप देखा था, मैप में हमने देखा था कि ये जो
रेवोल्यूशन था, ये भारत के सब पार्ट्स में थी, लेकिन नॉट इन ईच एंड एवरी पार्ट, यानी कि स्कैटर्ड थी। स्कैटर्ड मतलब बिखरी हुई थी ये, यानी कि पूरे देश के अंदर जो विद्रोह होना चाहिए था वो एक साथ नहीं हुआ, और ये जो विद्रोह था ये पूरा बिखरा हुआ था कुछ कुछ एरियाज़ के अंदर। जो हमने डॉट्स देखे थे पिछले उस मैप के अंदर, तो वहाँ पर हम फिर से एक बार देख सकते हैं। ये देखिए आप, ये जो अलग अलग पार्ट देखिए बताए गए हैं, तो ये कुछ गिने चुने एरियाज़ हैं जहाँ पर ये विद्रोह देखने को मिला, लेकिन अन्य पार्ट जो आप देख रहे हैं टोटली इस जो विद्रोह से अछूते अछूते रह गए थे। तो ये था हमारा वीडियो आज का। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, जिसमें हम बाकी बचा हुआ चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।